Good morning, students. Today we are going to learn object-oriented programming. What is object-oriented programming? एक्चुअली जिन स्टूडेंट्स ने पहले सी प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उन्हीं लोगों के लिए ये डेवलपी बनाई गई है। कहने का मतलब है कि ये सी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग, या यूँ कह लें कि विच आर फैमिलियर विद द सी प्रोग्रामिंग कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ऑल्सो। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज? देयर इज ए सर्टेन डिफरेंस, and the difference is C programming was a structured programming language and C++ is an object oriented programming language. What is object oriented programming concept here? Before understand this, हम लोगों को थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी, उसमें हम क्या करते हैं कि डेटा को हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं और प्रोग्राम्स को हम एक दूसरी फाइल में रखते हैं, या नंबर ऑफ फंक्शंस जो हमने उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए हैं उन फंक्शंस को हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं। क्योंकि सी का प्रोग्राम इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सी फंक्शंस होता है, यानी कि आप नंबर ऑफ फंक्शंस या आप अपने प्रोग्राम को नंबर ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं और डिवाइड करने के बाद प्रत्येक मॉड्यूल के लिए एक सेपरेट फंक्शन क्रिएट किया जा सकता है और वह फंक्शन एक सेपरेट फाइल में लिखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और इन सभी फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए हम एक मेन फंक्शन लिखते हैं और मेन फंक्शन को भी हम सेपरेट फाइल में रख सकते हैं। तो जो हमारे फंक्शंस हैं वो सभी हेडर फाइल का हिस्सा हो सकते हैं, सी की लाइब्रेरी का हिस्सा हो सकते हैं, यानी कि उन्हें हम एक नॉर्मल यूजर से हाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन प्रोग्राम है उसको हम यूज़र से हाइड नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और जब भी उस प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर फंक्शन की कॉल होती है तो पर्टिकुलर फंक्शन का कोड सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आता है और एग्जीक्यूट होता है, और उसके एग्जीक्यूशन के पश्चात फिर दूसरा अगर फंक्शन की कॉल हो रही है मेन प्रोग्राम में तो दूसरे फंक्शन को बुला लिया जाता है। इस तरह से बारी बारी से जिन जिन फंक्शंस की कॉल होती है वो मेन मेमोरी में आते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं। अब इन फंक्शंस के द्वारा क्या किया जाता है, डेटा को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन जब ये स्टैंड अलोन मशीन पे सिंगल यूजर के लिए है प्रोग्राम, तब तक तो सिक्योरिटी है, लेकिन जैसे ही हम इसे नेटवर्क में ले जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एप्लीकेशन है, बैंकिंग एप्लीकेशन में क्या है कि आपका अकाउंट तो बैंक में है, यानी कि जो मेन डेटा आपसे रिलेटेड है वो बैंक में मौजूद है सर्वर पे, लेकिन
उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आप डेबिट क्रेडिट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उस समय आपके मेन बैलेंस में से पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट होता है या डेबिट होता है, एंड न्यू बैलेंस इज क्रिएटेड। सिमिलरली अगर आपकी एफडीआर्स हैं तो एफडीआर्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, सेविंग अकाउंट है तो क्वार्टरली उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होती है। आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपको दी गई है, इंटरनेट बैंकिंग भी आपको दी गई है, यानी कि यू कैन ऑल्सो एक्सेस योर डेटा विच इज स्टोर्ड ऑन सर्वर। अगर हम अपना कोई प्रोग्राम लिखें और वो प्रोग्राम बैंक के सर्वर से एक्सेस करे तो हम अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हो सकती है, लेकिन डब्ल्यूओपी के अंदर डेटा की सिक्योरिटी को प्राइम कंसर्न मानते हुए ये कंसेप्ट डेवलप किया गया था कि डेटा यहां पे सिक्योर रहना चाहिए। अर्थात किसी प्रॉब्लम का डेटा और उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो नंबर ऑफ फंक्शंस हैं उनको हम डेटा और फंक्शंस को हम एनकैप्सुलेट कर देते हैं, एक साथ रैप कर देते हैं, ताकि किसी दूसरे यूज़र को उस पर्टिकुलर फंक्शंस के बारे में जानकारी न हो और न ही कोई दूसरा यूज़र उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर पाए। क्योंकि यहाँ पे जब हमने एनकैप्सुलेशन कर दिया किसका, डेटा का, और डेटा पे ऑपरेट होने वाले फंक्शंस का एक क्लास बना दी, तो क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के जरिए ही फंक्शन की कॉल होगी और वो फंक्शन अपने डेटा को मैनिपुलेट करेगा। यानी किसी दूसरी क्लास का फंक्शन किसी अन्य क्लास के फंक्शन को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल, जब तक हम उसे परमिट न करें। So this is the big difference between OOP and C programming. फिर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि साहब why C++? एक्सटेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सब प्रोफेशनल कंपनीज जो हैं वो बनाती रहती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, बोरलैंड है, एडोबी है, ये सब अपने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं। आज की तारीख में जो रिक्वायरमेंट है या जो फ्यूचर में सोची जा सकती है उसके हिसाब से ये अपनी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में धीरे धीरे रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगती हैं, उसकी वजह से सॉफ्टवेयर्स में भी क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं और एक नए वर्जन मार्केट में आते रहते हैं। तो इसी तरह से कोई भी कंसेप्ट जो डेवलप एक बार कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस कंसेप्ट को भी बदल दिया जाता है। तो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बदलकर हमने एक नया कंसेप्ट डेवलप किया और वो कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट आर द इश्यूज जिसकी वजह से OOP के कंसेप्ट को लाना पड़ा? इशू इज हाउ टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ एंटिटीज और प्रॉब्लम्स इन सिस्टम डिजाइन। व्हेन यू आर डेवलपिंग सिस्टम, व्हेन यू आर डिजाइनिंग द सिस्टम, तो रियल लाइफ की जो एंटिटीज हैं उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करें एज इट इज, ये काम कैसे किया जा सकता है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन जो हमारा नया कंसेप्ट डेवलप हुआ उसके अंदर हम रियल लाइफ एंटिटीज डेवलप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए कि देर इज ए ऑर्गेनाइजेशन, देर आर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
तो देयर एम्प्लॉय इज एन एंटिटी। एम्प्लॉय को हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए पहला एट्रीब्यूट हमने किया एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डीओबी, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन। So these are what? These are the attributes. These are the fields which will store the value of a particular employee. पहले एम्प्लॉय का उसका नंबर, दूसरे एम्प्लॉय का नाम, तीसरे एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ, उसी एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ और उसी एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन। यानी एक एम्प्लॉय का पूरा डेटा एक एंटिटी में स्टोर किया जा सकता है। अब ये डिजाइन या नंबर ऑफ फील्ड्स कितने लिए जाएं या नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने लिए जाएं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हम एम्प्लॉय के कौन कौन से डेटा को मैनिपुलेट करने वाले। तो रियल लाइफ एंटिटीज को यहाँ पे एग्जैक्टली रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। हाउ टू डिजाइन सिस्टम्स विद ओपन इंटरफेसेस। कि हम जो भी सिस्टम डिजाइन करें वो इस तरह से होना चाहिए कि फ्यूचर में अगर मान लीजिए कोई दूसरा हमारा सिस्टम है, वो सिस्टम हमारे ऑलरेडी डेवलप सिस्टम से इंटरफेस करना चाहे या कम्युनिकेट करना चाहे, तो इस तरह की एक कॉम्पेटिबिलिटी कम्युनिकेशन करने की हमारे पास होनी चाहिए, जो कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में अवेलेबल नहीं होती है, डबल ओपी में अवेलेबल होती है। इसके बाद ensure reusability and extensibility of modules। कि आज की तारीख में हमने जो मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वही मॉड्यूल्स यूज में होंगे। हम चाहें तो उन मॉड्यूल्स को एक्सटेंड कर सकते हैं, या कोई एक नई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, उसमें से पता लगा कि कुछ मॉड्यूल्स ऑलरेडी हमारे पास डेवलप्ड है, दूसरे सिस्टम में अवेलेबल है, तो बजाय उनको हम स्क्रैच से डेवलप करने के उन्हें एज इट इज क्या कर लें, यूज कर लें। तो रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, दीज आर द टू फैक्टर्स विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन डबल ओपी, नॉट इन सी लैंग्वेज। हाउ टू डेवलप मॉड्यूल दैट आर टॉलरेंट टू एनी चेंजेस इन फ्यूचर। कि हम फ्यूचर में अगर किसी मॉड्यूल में कोई चेंजेस कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो उस चेंजेस को टॉलरेट ही नहीं कर पाए। टॉलरेट करने का मतलब पूरे प्रोग्रामिंग को हमें रीशफल करने की ज़रूरत नहीं है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक नया मॉड्यूल डेवलप करेंगे और उसको पुराने मॉड्यूल के साथ में क्या करा लेंगे, इंटरफेस करा लेंगे। How to improve software productivity and decrease software cost. This is an important factor to the manufacturing companies. कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जितनी भी हैं वो रिसर्च के अंदर सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में अपना पैसा लगाती हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी इसी रूप में है कि जो सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन कर दिए उसमें जो कॉस्ट उनकी लगी है, वो कॉस्ट कम से कम इतनी प्रोडक्टिव होनी चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर मार्केट में आसानी से चल सके, लोग बाग उसे यूज़ करें और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को क्या किया जा सके, फ्यूचर में मिनिमाइज किया जा सके। अब सॉफ्टवेयर की कॉस्ट को फ्यूचर में मिनिमाइज आप कैसे करेंगे? यानी कि जो हम काम करेंगे वो लिमिटेड काम करेंगे, या लिमिटेड हमारे एफर्ट से या लिमिटेड कोडिंग से ही हम क्या कर सकते हैं, नया काम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी हमने डेवलप कर दिया, दैट हैज़ टू बी यूज्ड इन आवर न्यू सिस्टम।
हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर, कि आपने आज जो सिस्टम बनाया और उसको हमने मार्केट के अंदर सेल आउट के लिए निकाला या बेचने के लिए निकाला, तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनीज बहुत हैं, हर सॉफ्टवेयर मार्केट में निकलते हैं, तो आप उसी सॉफ्टवेयर को लेना पसंद करेंगे या उसी चीज़ को लेना पसंद करेंगे जो ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद हो, उसकी कॉस्ट कम हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। डेवलपी के अंदर क्योंकि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी हमारी कि डेटा की सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं होना, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसकी वजह से भी लोग आप प्रेफर करेंगे कि डेवलपिंग में बने हुए एप्लीकेशंस को ही वो ये यूज़ करें। हाउ टू इंडस्ट्रियलाइज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, देयर हैज़ टू बी सम मैकेनिज्म, उस मैकेनिज्म को फॉलो करके एनी डेवलपर कैन डेवलप द प्रोग्राम, दिस शुड बी आवर मेन एम ऑफ द पर्टिकुलर कंसेप्ट। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है तो उसको जानने वाले भी कम होंगे, और जब जानने वाले कम होंगे तो नेचुरली कि उससे जो प्रभावित क्या होगा, हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी। हर एक कोई जो आदमी एक्सपर्ट नहीं है वो उस पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम जिस तरह के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो हमारा आसान होना चाहिए। सो कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, तो व्हाट आर द critical issues that has to be considered while developing any approach। तो सी के केस में हम कह सकते हैं करेक्टनेस, सेकंड इशू मेंटेबिलिटी, थर्ड इशू रीयूजेबिलिटी, फोर्थ इशू ओपननेस एंड इंटर ऑपरेटिबिलिटी, पांचवा इशू पोर्टेबिलिटी, छठा इशू सिक्योरिटी, सेवंथ इशू इंटीग्रिटी और आठवां इशू यूजर फ्रेंडलीनेस। These are our 8 issues जिसकी वजह से हमने डेवलपिंग के कंसेप्ट को डेवलप किया था। पहला इशू पकड़ते हैं हम करेक्टनेस, कि जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं चाहे वो किसी भी कंसेप्ट पे बनाया गया हो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पे बनाया गया हो या डेवलपिंग कंसेप्ट पे बनाया गया हो, उस सॉफ्टवेयर से हमारे को जो आउटपुट मिल रहा है या हमारे जो नंबर ऑफ एन केसेस हैं या नंबर ऑफ हमारे जो बट इफ परंतु लेकिन कंडीशंस जो हैं उन सभी को इवेल्युएट करने के बाद में जो हमारा नेट रिजल्ट मिल रहा है वो नेट रिजल्ट करेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ द सॉफ्टवेयर देन इट्स गुड। सेकेंड इशू इज कि हम जिस किसी भी कंसेप्ट को यूज करके प्रोग्राम डेवलप करें उसकी मेंटेनेंस फ्यूचर में आसानी से हो सके, यानी कि जब भी हम उसमें कुछ करेक्शन करना चाहें तो करेक्शंस आसानी से हो जाएं
तो एक मेंटेनेबिलिटी वाला जो हमारा कंसेप्ट है वो उसमें जरूर आना चाहिए कि वी शुड बी एबल टू मेंटेन आवर सॉफ्टवेयर। अगला इशू आता है रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी मतलब आपने अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, नंबर ऑफ मॉड्यूल्स डेवलप कर लिए, नंबर ऑफ एप्लीकेशन डेवलप कर ली। अब फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई या यूज़र की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट आई और हमें लग रहा है कि हमें कुछ 2-4 नए मॉड्यूल्स क्या करने पड़ेंगे, क्रिएट करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग द होल सॉफ्टवेयर, जो 90% हमारा काम हो रहा है वो तो पुराने से हो जाए और जो नए कामों के लिए हम नए मॉड्यूल्स क्या करें, क्रिएट करें और उसको आसानी से हम पुरानों के साथ इंटरफेस कर सके, तो हमारा रीयूजेबिलिटी का जो कंसेप्ट है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। ओपननेस एंड इंटरऑपरेटिबिलिटी, कि हमारा सिस्टम जितना क्लोज होगा उतनी ही हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, और जितना ओपन होगा उतनी हमें आसानी होती है। कि अगर हम सिस्टम को, हम हमारे घर को पूरा सील कर दें, न तो हम बोल रहे हैं ये हम जो कुछ है घर में बाहर दिख भी नहीं पा रहे, बाहर के लोगों से हम इंटरेक्ट भी नहीं कर पा रहे, बाहर के लोग हमसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, वो क्लोज सिस्टम हो गया, उसका कोई फायदा नहीं है। ओपननेस का मतलब होना चाहिए कि वो चीज़ें दिखनी भी चाहिए।